मैं सभी मीडिया के भाइयों का वेलकम करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के असल मुद्दा जो है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा ने लास्ट मंथ अप्रैल के मंथ में डीसी मैडम से मुलाकात करने और डीएचओ से मुलाकात करने की हमने भरपूर कोशिश की, तो मुलाकात नहीं हो पाई। और ये पैंडमिक के कोविड-19 के इश्यूज़ में ये जो हालात लॉकडाउन से पहले जो बन रही थी, उसको इन टाइम प्रिपरेशन करने के लिए, उसका रेडीनेस के लिए हम उनसे मुलाकात करके ये जो हालात आने वाले जो संगीन होने वाले हैं उसके ताल्लुक़ से हमने 19 अप्रैल को हमने मुलाकात करने की कोशिश की, मेमोरेंडम देने की कोशिश की। उस वक्त मोहतरमा ने डीसी साहिबा और डीएचओ ने हमसे मुलाकात नहीं की और ये पब्लिक ग्रीवेंसेस में जो कोविड के इश्यूज़ थे उस पर बात करने, इंटरेक्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो हमने यहाँ से निकल करके पीआईएल को दाखिल किया हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारे शहर के अंदर ऐसा हाहाकार का माहौल बना हुआ था जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से शहर के अंदर एक अचानक से हाहाकार का जैसा माहौल बन गया था। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा करके इन सारे मसाइल पर इंटरेक्ट करके उनको कुछ सॉल्यूशन की तरफ हमें गाइड करना और उनसे कुछ नीचे ग्राउंड लेवल पर कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के काम करना, ये सारे प्लान के साथ हमने मोहतरमा के पास गए थे। लेकिन उनका सपोर्ट ना मिलने की वजह से हमें मजबूरन जो है पीआईएल हाई कोर्ट को दाखिल करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पीआईएल आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस एंड आर्डर्स दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट को भी कि ये मुतालबात जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किए हुए हैं वो अवाम के हक़ में हैं और वाकई ये कोविड के पैंडमिक सिचुएशन में इसकी अशद ज़रूरत है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज भी हम मुलाकात करने के लिए डीसी साहिबा के पास गए। हमें वहाँ पर ये सारा ऑर्डर उनको जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर्स हैं उसको हमने जमा किए, उनको दिया, सबमिट किया, डीएचओ को सबमिट किया, आरसी साहब के यहाँ सबमिट किया। तो ये पूरा सिनारियो जो है ये कोविड को लेकर के है। हम मोहतरमा से आज भी गुजारिश करते हैं कि ये जो सिनारियो है, जो पब्लिक लीडर्स होते हैं या एनजीओज़ होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जब पब्लिक ग्रीवेंसेस में जब बात करते हैं, इनको मान्यता देते हुए इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के लिए अगर इनसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो फिर किस से इंटरेक्शन करेंगे। एक ऑफिशियल्स अपने लेवल में एडमिन लेवल पर काम करती हैं, लेकिन जो पब्लिक लीडर रहता है डाउन टू अर्थ रहता है, अवाम के बीच में रहता है, अवाम के हालात से वाकिफ़ रहता है, इनकी अशद जिम्मेदारी है कि ये पब्लिक ग्रीवेंसेस में जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ या एनजीओज़ आकर उनसे अप्रोच होती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सुने और उनके मसाइल के पर गौर व खौस करके जो है उसको हल की जानिब जाना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका अभय सिंह साहब का 12 मई को ऑर्डर आया था गुलबर्गा डीसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देते हुए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा यूनिट की जानिब से जो 18 डिमांड्स रखे गए थे, जो 18 इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दिलाने के लिए जो बात की गई थी, उसको आप देखकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस 12 मई को दिए गया था। लेकिन हम देखते हैं कि उन 18 में से सिर्फ 7-8 ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे अभी भी 10 से 11 इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमने डिमांड किया है और चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी अभी भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो उसको दोबारा आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर और एक नए मेमोरेंडम के साथ आज हम लोगों ने आरसी साहब, डीसी मैडम और डीएचओ को मिला। तीनों को मिलने के बाद हमारे आज के प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर हम लोगों ने
11 डिमांड्स को और रखा है। उसमें सबसे पहला जो 50% जो बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब तक अवेलेबल जिस तरह से गवर्नमेंट का कोटा होना था नहीं हुआ है, उसके ऊपर हमने बात की। तो उससे DHO साहब ने उसका रिप्लाई ये दिया है कि 4-5 दिन में जिस तरह से बेंगलोर में एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है कि बेड की जो सिस्टम है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऑनलाइन बेड अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। तो अगर वो इम्प्लीमेंट गुलबर्गा में होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रेफरल लेटर ले जाने का है गवर्नमेंट कोटे के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। तो एक ही वार रूम के ज़रिए से क्या नाम ऑनलाइन बेड अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, जिस तरह से लास्ट टाइम रेमडेसिविर इंजेक्शन का अनअवेलेबिलिटी थी और ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, उसी तरह से ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि पूरे स्टेट लेवल ब्लैक फंगस को क्या नाम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उसको प्रोक्योर कर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फर्स्ट प्रेफरेंस उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल को है, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अगर उनको इंटेंट दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो हम उनको दे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट किया कि आप पार्टी के थ्रू या आपके NGOs के थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ब्लैक फंगस के केसेस हैं तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल को शिफ्ट करें, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शंस हैं फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मिलेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लैक इंजेक्शंस नहीं होने की वजह से बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से कहाँ से ढूंढ के मंगा रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग में, उसके बावजूद भी उनको इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है अवामुन्नास से कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए। रहीम साहब आप कह रहे हैं कि तो तीसरा हमारा जो सवाल था उनसे कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के वजह से वहाँ पर पेशेंट्स को अटेंड नहीं किया जा रहा है, डॉक्टर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कोविड के आलम का जो वेव है वो थोड़ा नीचे आता रहा है, अब उतने पेशेंट्स नहीं हैं। आज हम सुबह में हमारी जब टीम सर्वे की थी ऑलमोस्ट 150 बेड्स अभी भी जिम्स में अवेलेबल हैं। इसका मतलब पेशेंट्स कम हो रहे हैं। तो अभी के आलम जो अब ब्लैक फंगस के जो सीरियस केसेस हैं जिम्स हॉस्पिटल के पास वो कैपेसिटी है कि अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं। चौथा हमारा जो स्टाफ के बारे में जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने यही कहा कि हम जो 6 महीने के लिए प्राइवेट जो स्टाफ है उनको लेने के लिए तैयार हैं, इवन जो सैलरी उनका इंक्रीज़ करा कर भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिक्विजिशन लिए हैं। तो आने वाले दिनों में स्टाफ बढ़ाने का ये भी है उनका। पांचवा जो बहुत सारे अटेंडर्स का ये इल्ज़ाम था कि वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा पेशेंट्स का, CCTV अरेंजमेंट किया जाए। तो हमारा मुतालबा वही था कि CCTV होना चाहिए जिम्स हॉस्पिटल में और ESI हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, ताकि उनके अटेंडर्स देख सके कि अंदर उनके पेशेंट्स के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री से उनको डायरेक्शंस आए हैं और इवन हमारा कोर्ट का डायरेक्शंस भी है कि CCTV इंस्टॉल करना है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी काम स्टार्ट किए हैं, 3-4 दिन में वो भी होगा बल्कि हमें आश्वासन दिए हैं। और दूसरा जो बिल्स, जो लाखों का बिल आ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जब उसके बारे में हमने कहा तो उन्होंने DHO साहब ने खुद कहा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को विज़िट कर रेट कार्ड्स लिखा हूँ। तो अटेंडर्स की जिम्मेदारी है वो रेट कार्ड्स को देखकर बिल एक्सेप्ट किए। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वो रेट कार्ड के ज़्यादा होकर एग्जॉर्बिडेंट रेट्स ले रहे हैं तो DHO ऑफिस में आके कंप्लेंट कर सकते हैं, बोलकर वो वेलकम किए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ अटेंडर्स को, जो पेशेंट्स के, आप वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ, हॉस्पिटल के साथ वहाँ पर बहस नहीं कर आप कंप्लेंट क्या नाम DHO में कीजिए तो आपको इंसाफ मिलेगा। वहाँ पर पेशेंट्स को रखकर आप वहाँ बहस करना शुरू करेंगे तो आपके पेशेंट भी परेशान रहेंगे, पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ टेंशन में आ जाएगा, फिर आप भी परेशान हो जाएंगे। तो सिंपल सा कंप्लेंट आप DHO में देंगे तो वो आपका कंप्लेंट टेक केयर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स थे हमारे, वो डिमांड्स भी क्या है हम पूरा करने का वादा किए हैं। एज़ यूजुअल DC मैडम बिज़ी थे, आज DC मैडम भी नहीं मिले, RC साहब भी बिज़ी थे। तो हम DHO साहब को ये जो हमारा सीरियसनेस है और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका सीरियसनेस हम दिखाए हैं। अगर आने वाले दिनों में ये हमारा ऑर्डर्स को अगर डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अगर नहीं मारे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आगे जा सकते हैं। रहीम साहब आप ये कर्नाटका गवर्नमेंट, तो फर्स्ट वेव में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है, हम सबको मालूम है। एक्चुअली 4 महीने पहले हमारे को मालूम था कि सेकेंड वेव आने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में हम देखते हैं 2 महीने पहले ही आया था। उसको देखकर तो हम यहाँ पर सीखना था कर्नाटक वाले, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट।
लेकिन लापरवाही रही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो लापरवाही का जो नुकसान है हम भुगत रहे हैं। ये जो लाखों फर्स्ट कोविड वेव जब आया था, जब भी रेड कार्ड्स आए थे, अब भी रेड कार्ड्स है, लेकिन अटेंडर्स क्या हम उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। अटेंडेंस डिमांड करना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। कुछ लोगों का ये भी क्या बोलते रिसेंटली 5 दिन पहले कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया, नोटिस आया कि अगर कोविड पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सेमी कोविड हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ पर मर रहा है, अगर डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके पास से बिल नहीं लेना है बोल के स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन आया है। अटेंडर्स को नॉलेज में होना है कि इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया है, तो बिना पेमेंट करे डेड बॉडी ले सकते हैं। जिस दिन आया 5 दिन पहले, उसी दिन सोशल मीडिया के ज़रिए से हम लोगों ने वो जो सर्कुलर है सब जगह दिया है। प्रॉब्लम क्या है, अटेंडर सीरियस नहीं है। देखिए अटेंडर जो पेशेंट के साथ जो अटेंडर्स होते हैं, वो अगर हमारा साथ नहीं दे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो लोग क्या बोलते हैं, हमारी लड़ाई आप लड़ो, वो लोग साथ में आने के लिए तैयार नहीं है। डिपार्टमेंट प्रोसीजर वो नहीं है। अगर मेडिकल इश्यू है तो डीएचओ के पास आप जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर अटेंडर्स जो है ना, उनको अगर उनको नहीं पता हो, जैसे कि कई लोग देहात से भी आते हैं जिनको पता नहीं होता कि कहाँ जाए, तो वो लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करें, वो उसके बारे में इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया जाए, क्या करेंगे? देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इस तरह का तो हेल्प डेस्क नहीं बनाएंगे। क्यों अपने पैर पे उन्होंने क्यों खिलाड़ी मारेंगे, बिना बिल के डेड बॉडी लेके जाओ बोलकर? वो लोग नहीं कह रहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास इस तरह के हेल्प डेस्क होते हैं, और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या मतलब टोल फ्री नंबर है जहाँ पर आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक उसको यूज़ नहीं करती है। और जिस तरह जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, पुलिस को क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है पुलिस, वो नहीं देखती कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों में झगड़ा नहीं होना बोल के वहाँ पर इंटरवेंशन करती है। पुलिस का वो ड्यूटी वही है। तो हम किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा यही है अटेंडर से, अवामुन्नास से, कि आप जागरूकता रहो, आप जागरूक रहो। गवर्नमेंट के बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं, आपके साथ बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, तो उनको राब्ता करके क्या हम ये काम कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो ब्लैक प्रोसीजर कैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज का जो स्टेटस है, फिलवक्त सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन अवेलेबल है। गुलबर्गा में 17 पेशेंट्स हैं जिम्स हॉस्पिटल में जो ट्रीट हो रहे हैं ब्लैक फंगस के। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। तो डीएचओ साहब का भी यही मुतालबा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं उनको जिम्स हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए, ताकि एक प्रॉपर उनको इंजेक्शन्स और वहाँ पर केयर मिल सके। तो मेरा भी रिक्वेस्ट अवामुन्नास से यही है कि थोड़ा भरोसा हमें करना है गवर्नमेंट के ऊपर, थोड़ा भरोसा करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और जहाँ पर अगर उनकी कोताही है तो बराबर ठहर कर क्या नाम उससे सही काम लेना है, तो उसके ऊपर काम करना है। ये सभी लगभग पीएचसी सेंटर्स जितने भी शहर के अंदर हैं या ग्राम देहात के अंदर हैं, वहाँ सभी जगह दिया जा रहा है। जहाँ तक का मुझे भी नॉलेज है, जिस एरिया से मैं भी बिलोंग करता हूँ, 2-4 एरिया से करीब से भी मैं जानकारी हासिल कर चुका हूँ, वहाँ पे अवेलेबल है। और लोग जब कॉल कर रहे हैं तो हम उन्हें तरगीब भी दे रहे हैं कि वो जा कर के वैक्सीनेट कर लें। तो ये जो नई है सो जगह वहाँ पर खड़ा होकर के अगर कुछ चीज़ बात की जाए तो वो करेक्ट हो सकती है। देखिए लास्ट टाइम हम 19 अप्रैल को 17 डिमांड लेकर उनके पास गए थे, उसमें 7 से 8 काम किए हैं बहुत देर के बाद। फिर भी बहुत सारे डिमांड्स बाकी थे, तो उसको याद दिलाने के लिए साथ में चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका का ऑर्डर साथ में लेके गए थे हम, कि अब जो नए जो इश्यूज़ हैं, फिलहाल ब्लैक फंगस का, उस टाइम पे ब्लैक फंगस का इशू नहीं था, उस टाइम पे रेमडेसिविर इंजेक्शन का था। तो हमने थोड़ा उनको वो बोला कि ब्लैक फंगस के बारे में आप मुतवज्जे रहिए, बहुत सारा आने वाले दिनों में और ज़्यादा इश्यूज़, क्योंकि कोविड केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जो रिकवरी केसेस हैं वो रिकवरी में क्या है, ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा मुतालबा किए। और आने वाले थर्ड वेव को अभी से ही प्रिपरेशन करना बोल के हम बोले हैं, कि हम उनको वही बोले हैं कि अब सेकेंड वेव डाउन हो रहा है, फिर अब सब दिन रेस्ट नहीं लेना है, थर्ड वेव का प्रिपरेशन करना है बोल के हम वो मुतालबा किया गया। हमने तो वो लॉकडाउन के बारे में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ थर्ड वेव के लेकर लास्ट वीक एसडीपी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट का ये मानना था कि 18 से कम उम्र के बच्चों के ऊपर ज़्यादातर अफेक्ट होने का है। तो हमारा एसडीपी की तरफ से डिमांड यही था कि जिम्स में और ईएसआई में सेपरेट पीडियाट्रिक वार्ड बनाया जाए, क्योंकि बड़ों के साथ बच्चे नहीं रह सकते, तो सेपरेट अभी से ही उनके लिए प्लान किया जाए, और छोटे जो बच्चों के लिए इंक्यूबेटर्स का अभी से ही इंतज़ाम किया जाए, और एक सेपरेट सेटअप
बच्चों के लिए बनाया हुआ एक हमारा ऑलरेडी लास्ट वीक डिमांड दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स है प्राइवेट के, उनको बुलाकर मीटिंग भी लिए बोल के, एक फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग हुई बोल के बोले हैं। आने वाले दिनों में और इसके ऊपर प्रिकॉशंस लेंगे, काम करेंगे बोल के हमें बताया। और 1 साल 2 साल तक भी ये जाएगा, सिर्फ 3rd वेव नहीं, 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव तक जाएगा। कब तक? जब तक हमारा 40 to 50% हमारा पॉपुलेशन वैक्सीनेशन नहीं होता। एक हर्ड कम्युनिटी बोलते हैं, हर्ड कम्युनिटी जब तक हमारा देश नहीं होता, जब तक क्या आलम ये वबा रहेगी। इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आने वाले दिनों में जैसा नॉर्मल फ्लू कैसा होता उसी तरह का ये मामला रह जाएगा। हमारा SDP का रिक्वेस्ट यही है आवाम उन्नास से, जब लॉकडाउन खुलेगा ये जो बेसिक कोविड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आने और 3rd वेव भी आने वाला है सबको मालूम है। तो ये और साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलना है। हम इसको प्रिकॉशंस कितना लेंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा।